हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 5। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा तो हम रीड कर चुके हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and in previous lecture we specially discussed two important terms जो थी प्लाज्मोलाइसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जब सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए कोई भी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं तो वो कहलाता है एंडोसाइटोसिस। और प्लाज्मोलाइसिस के बारे में कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आई, उन्हें प्लाज्मोलाइसिस का कंसेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में फिर से बताना चाहूँगी प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। देखो बच्चों, जहाँ भी शब्द लाइसिस आ जाए उसका मतलब होता है टूटना। प्लाज्मो, अब यहाँ पे बात की जा रही है जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट होता है सेल का। सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन इट इज़ लिविंग एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज़ अ फ्लूइड विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। इन सभी को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जैसा हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं जहाँ सोल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ मोर, तो क्या होगा? जो सेल के अंदर का पानी है वो बाहर चला जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और शेल क्या करेगा? श्रिंक हो जाता है। तो इसी श्रिंकेज को एक टर्म के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और वो टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। अब आप कहोगे कि अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर कम होते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि इट इज़ अ रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो हम यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। डी प्लाज्मोलाइसिस मतलब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है प्लाज्मोलाइसिस के, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म फिर से अपनी शेप को गेन कर रहा है। तो इस प्रोसेस जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कहलाता है डी प्लाज्मोलाइसिस, और जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। आई होप आपको अभी ये जो प्लाज्मोलाइसिस टर्म है अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ कम टू द न्यूक्लियस, क्योंकि हम सेल वॉल के बारे में डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और बेसिकली सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट्स के अंदर। और हमने सेल वॉल के फंक्शंस पढ़े थे। नाउ वी विल स्टडी न्यूक्लियस। टुडे वी विल स्टडी न्यूक्लियस। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। तो बच्चों, आपने पहले पढ़ा ही है डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर के न्यूक्लियस जो हमारी खोज थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस सेल के अंदर भी एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा एक ऑर्गेनेल होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ अनियन पील वी प्रिपेयर्ड। अगर आपको याद होगा कि अनियन का जो हमने पील लेकर सेल्स को ऑब्जर्व किया था, वहाँ वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, वहाँ पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला था। वाई? व्हाट वुड वी सी विद ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन? अगर हम ना भी डालते तो क्या हो जाता है ऐसा? तो बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से हमारी जो स्लाइड थी उसका एक व्यू बिल्कुल शार्प हो गया था। जो चीज़ें हमें शायद अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन ना डालते और देखते तो शायद हमें कुछ सेल के जो ऑर्गेनेल्स है वो इतना अच्छे से दिखाई ना देती। तो ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज़। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक्टिविटी लैब में परफॉर्म होती है।
ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस। आपको डिफरेंस लैब के अंदर ही पता चलेंगे जब आप दो टेम्पररी माउंट बनाएंगे अनियन पील के, एक आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, एक विदाउट आयोडीन सॉल्यूशन। Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? और जब हम माउंट टेम्पररी माउंट बनाते हैं नील पील का और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या सभी जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो इक्वली कलर्ड होता है? अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। तो बच्चों ऐसा नहीं है, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स की जो कंपोजिशन है वो अलग अलग पदार्थ से बनी है, तो आयोडीन सॉल्यूशन कुछ ही ऑर्गेनेल्स पर अपना कलर दिखा पाता है। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स, कुछ रीजन्स ज़्यादा अमाउंट में कलर ऑब्जर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। Apart from iodine solution, we could also use safranin solution or methylene blue solution to stain the cell। तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है सामने के आयोडीन सॉल्यूशन को हम यूज़ करते हैं सेल्स को कलर देने के लिए। ऐसे ही अगर आयोडीन सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो तो हम सैफ्रेनिन एक डाई होती है जिसको हम यूज़ करते हैं स्पेशली प्लांट सेल्स को कलर करने के लिए, और मिथाइलिन ब्लू एक डाई होती है स्पेशली उसको हम यूज़ करते हैं एनिमल सेल को कलर करने के लिए। तो आप ये बात ध्यान में रखना कि दिस टू सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू डाई द सेल। स्टेन मीन्स टू गिव कलर द सेल। तो बच्चों वी हैव ऑब्जर्व्ड सेल्स फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। अभी तक हमने अनियन एक्टिविटी जो शुरू में की थी हमने वहाँ पर अनियन पील को लिया था, अब हम हमारी बॉडी से ही कोई सेल लेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। देन कम टू द एक्टिविटी 5.7। Let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the chick। तो बच्चों आप इसके लिए आपको एक आइसक्रीम स्पून चाहिए या फिर आप टूथपिक भी ले सकते हो, और आपको क्या करना है, आपके जो चिक का अंदर वाला जो सरफेस होता है वहाँ पर हल्का सा स्क्रैच करना है। प्रिकॉशंस ये हैं कि आप उसको ज़रा ध्यान से करना, ज़्यादा अगर आप अंदर से स्क्रैपिंग करेंगे तो टिश्यू भी साथ में आ सकता है, तो हल्की सी स्क्रैपिंग करनी है। डज एनी मटीरियल गेट स्टक ऑन द स्पून, तो आपको कुछ मटीरियल स्पून के ऊपर लगा हुआ दिखाई देगा। विद द हेल्प ऑफ नीडल वी कैन ट्रांसफ़र दिस मटीरियल एंड सेपरेट इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड। अब हमें एक स्लाइड लेनी है और उस पर ये मटीरियल रख देना है। अब हमने उसको कलर देना है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था जो एनिमल सेल होते हैं बेसिकली उनको स्टेन करने के लिए हम जो डाई यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। तो हमने उस पर कुछ ड्रॉप्स मिथाइलिन ब्लू की डालनी है। नाउ द मटेरियल इज़ रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। अब हमारा मटेरियल एकदम तैयार है, फिर अंडर माइक्रोस्कोप उसका व्यू देखने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। तो बच्चों ज़रूर याद रखना कि जब भी आप कोई सेक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी ग्लास की एक कवर स्लिप होती है, उसको हम ज़रूर रखते हैं क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो कई बार हम एडजस्टमेंट नॉब को काफ़ी नीचे तक ले जाते हैं और जिससे क्या होता है हमारा जो सेक्शन होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस पर कवर स्लिप को पूरी तरह से ढक दिया जाए। Why do we observe what is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet। तो स्टूडेंट्स आपको क्या दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स आप ये एक्टिविटी जो है आपको आप 8th क्लास में भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको राउंड स्फेरिकल शेप्ड सेल्स दिखाई देते हैं और उनके अंदर बिल्कुल डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको सेल वॉल नहीं दिखाई देगी जैसे कि अनियन सेल में हमने सेल वॉल को देखा था क्योंकि वो एक प्लांट है, लेकिन हमें एनिमल सेल में जो कि अब हमने ह्यूमन बॉडी से मटेरियल लिया है तो यहाँ पर हमें सेल वॉल दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर हमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर डार्कली कलर्ड न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्टिविटी दोनों पर परफॉर्म कर चुके हैं, एक अनियन पील के साथ एक एनिमल सेल के साथ।
वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्पेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ हिज सेल? क्या आपको एक स्पेरिकल या ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसके अंदर, और एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो आप इस पर एक 2 या 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि न्यूक्लियस के बाहर 2 परत होती हैं, डबल लेयर्ड, तो जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। और हमेशा याद रखना कि न्यूक्लियस का जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं होती, उसमें छेद होते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। और ये छेद क्या काम करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से बाहर तक ट्रांसपोर्ट मटेरियल को अंदर से बाहर पहुंचाते हैं इन पोर्स के ज़रिए। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.2.4। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थी स्ट्रक्चर कि न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट हैज़ पोर्स विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। तो ये आप इसमें स्ट्रक्चर के अंदर ये पैराग्राफ आप लिखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस की कंपोजिशन, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब आप ये पैराग्राफ लिखोगे तो आप इस पर एक क्वेश्चन बनाओगे, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस? द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। तो क्रोमोसोम्स बेसिकली एक रोड, मतलब एक पतले पतले स्टिक्स की तरह दिखाई देते हैं और जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। Chromosomes contain information for inheritance of feature from parents to the next generation in the form of DNA। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है कि क्रोमोसोम ही हैं जो जेनेटिक इनहेरिटेंस का काम करते हैं। मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स तक पहुंचाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए के। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ से निकल के आई है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। आप इसको ज़रूर अपनी कॉपीज़ में लिख लेना। डीएनए का मतलब होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो हमें यहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी मिल गया कि क्रोमोसोम की क्या कंपोजिशन होती है, कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells। और DNA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो डिसाइड करता है अबाउट द फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो स्टूडेंट्स, वन मोर टर्म इज़ कमिंग हियर, जीन। जीन क्या होता है? डीएनए के जिन भाग में इंफॉर्मेशन छुपी होती है उन भाग को हम जीन्स के नाम से भी जानते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, सेल को जब डिवाइड करना होता है तभी वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, तभी हमारे क्रोमोसोम्स एज हमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लेकिन जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो क्रोमोसोम्स हमें ऐसे 2 रोड शेप स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती, हमें पतले पतले धागे दिखाई देते हैं और उन धागों को हम क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन थ्रेड के नाम से भी जानते हैं और वो आपस में उलझे हुए होते हैं। तो याद रखना, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में, और जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो वो क्या करता है कि क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल धागे जैसे दिखाई देते हैं।
whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर से ये लाइन रिपीट की गई है कि जब सेल को डिवाइड करना है तो क्रोमेटिन मटेरियल किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। तो यहाँ तक हमें 3 क्वेश्चंस मिले हैं स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लेना। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एंड 2-3 टर्म्स मिली हैं जैसे जीन्स, क्रोमेटिन मटेरियल, व्हाट इज़ क्रोमोजोम, एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट कम टू द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको जैसे बताया न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम किसके बने हैं, डीएनए और प्रोटीन के, और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन किस में छुपी है, जीन्स में। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है, डिवाइड करता है और नए नए सेल्स को बनाता है। तो न्यूक्लियस plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divide and form 2 new cells। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से हमें 2 नए सेल मिलते हैं। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity। also ये सेल के फ्यूचर को भी डिसाइड करता है, एंड बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और ये सेल के अंदर होने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको मॉनिटर करता है। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सेल्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो मैं आपको उसकी जो स्ट्रक्चर है बनाकर आपके होमवर्क में आपको मिल जाएगी, आप उसे अपनी नोटबुक में बना लेना। नेक्स्ट कम टू द in some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of a nuclear membrane। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। तो यहाँ अगर बैक्टीरिया की बात शुरू हो चुकी है तो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या था, प्रोकैरियोट था। प्रोकैरियोट मतलब जिसके पास अपना वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं था। तो यहाँ से हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पर क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। बेसिकली वो क्वेश्चन क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को। तो बैक्टीरिया एज एन एग्जाम्पल शुरू किया गया है, तो हमें पहले बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर समझनी होगी, उसी में प्रोकैरियोट्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो छिपे हुए हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वहाँ पर जो डीएनए होता है वो एक ऊन का गोला आप इमेजिन कर सकते हो, जिसको अगर हम उलझा दें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही ऐसे ही डीएनए बिल्कुल आपस में उलझा हुआ प्रेजेंट होता है, और इसको हम न्यूक्लियस ना कहकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहते, हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक टर्म निकल के आई है, व्हाट इज प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और बैक्टीरिया इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब प्रोकैरियोट्स कहाँ से निकल के है, प्रो मीन्स परमिटिव और प्राइमरी, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। जहाँ पे भी शब्द कैरियोट या कैरियोन आए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है परमिटिव। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स ये आगे प्रोकैरियोट्स की बात, और अब हम जो लाइन पढ़ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है यूकैरियोट्स के बारे में कि यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ना कि आपको डिफरेंसेस सामने दिखाई दें। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यूकैरियोट्स वो हैं जिनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आप इसे पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स।
तो स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पता लगी है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर प्लांट्स की बात करें क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। और लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होती है, वो है राइबोसोम। तो बेटे राइबोसोम के बारे में थोड़ा मैं आगे डिस्कस करूँगी, पहले हम जो एनसीईआरटी में गिवन है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पोरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारी ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारी जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म के द्वारा ही परफॉर्म होती हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों एक थर्ड पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब आप सोच के सरप्राइज हो गए कि बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। यस, इन बैक्टीरिया ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, पर वहाँ पर क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट ना होकर ऐसे ही बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि हमने पढ़ा है प्लांट्स के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया थर्ड की क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन वो एक किसी एसोसिएटेड मेम्ब्रेनस वेसिकल के अंदर नहीं होती, वो खुली पड़ी होती है। जबकि प्लास्टिड्स हमें देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। अब आप कहोगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, और ये कवर करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट को। इसको हम डिटेल में आगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स फिगर 5.4 तो ये आपने ज़रूर बनानी है। ये हमारा प्रोकैरियोट है। वो प्रोकैरियोट कौन सा सेल है भाई? ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप देख रहे हो, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसके अंदर राइबोसोम्स जरूर मेंशन किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें सारी सेल ओनली एब्सेंट है, प्रेजेंट ही सिर्फ एक है। वो कौन सी है? राइबोसोम। और न्यूक्लियोइड, देखो मैंने कहा था कि अंदर सेंटर में एक पतला सा धागा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ऊन का गोला उलझा हुआ हो और उसको किसी ने बिखेर दिया हो। तो सेंटर में वो जो DNA प्रेजेंट है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और जो सेल है, इम्पोर्टेंट बात है भाई, बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, याद रखना। लेकिन ये सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर याद रखना कि बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल होती है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। देखो सेल बैक्टीरिया को भी अपने ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से प्रोटीन लेंगे? यही राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। लेकिन राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं वो होते हैं 70S, और यूकैरियोट्स में मिलते हैं वो होते हैं 80S। अब आप कहोगे S क्या है? S होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये इस सेडिमेंटेशन इट इज़ रिलेटेड टू द साइज ऑफ द राइबोसोम। तो अब आप समझ गए होंगे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम होता है? 70S, और यूकैरियोट्स में 80S। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो आप इसे भी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपने जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी साथ साथ नोट डाउन करते रहना, और हम साइटोप्लाज्म को शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अभी तक सारा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।